दोस्तों आज अपने बात करेंगे मिस्टर रमेश दमानी के, जो वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स है इंडिया के, और उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी अपने समझेंगे कि कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स किया और कहाँ उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। व्हाट वाज हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिस कारण से वी विल ऑल्सो बिकम बेटर इन्वेस्टर्स। और उनको मार्केट में इंटरेस्ट तब आया जब 1977 टू 1980 में जब मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उस समय उन्होंने एक लॉ लाया जिसके हिसाब से बेसिकली जितने भी एमएनसीज थे यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको अपना स्टेक डाइल्यूट करना था टू लेस देन 50% इफ़ दे वांटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। अब उसमें कई सारी कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट करी थी इंडिया में, जैसे कोको कोला, नेस्ले, ग्लैक्सो, कोलगेट। तो उनमें से कुछ कंपनीज तो वापस चली गई यूएस, जैसे कोको कोला वापस चली गई, बट नेस्ले, ग्लैक्सो और कोलगेट ये सब इंडिया में लिस्ट हुए। अब हुआ क्या, ये सब एमएनसीज इंडिया में लिस्ट होने के कारण जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है वो काफ़ी बढ़ गया इन्वेस्टर्स के लिए। और इनके फादर जो थे वो काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में जानते थे, पढ़ते रहते थे, तो उनको आइडिया था कि ये सब कितने स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज है, कितने स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। इसलिए जब ये सब कंपनीज लिस्ट हुए इंडिया में तो ही स्टार्टेड बाइंग शेयर्स इन बल्क, मेजर क्वांटिटी में ये सब कंपनीज के शेयर्स वो खरीदने लगे। और उस समय 1992 में जब बेसिकली द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ, तब ये सब कंपनीज का शेयर्स रोज लाइक एनीथिंग, स्काई रॉकेट हुआ, बिकॉज लोगों को समझ में आ गया ना कि कितना फायदा है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही सॉ ह्यूज मनी एंड ह्यूज प्रॉफिट्स व्हिच कैन बी मेड इन स्टॉक मार्केट। और मिस्टर रमेश दमानी का खुद से कभी इंटरेस्ट नहीं आया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बल्कि एक्चुअली इनके फादर ने इनका इंटरेस्ट जगाया इस मार्केट में। हुआ क्या कि ये तो यूएस गए हुए थे अपना एमबीए करने के लिए, उनके फादर ने इनको 10,000 यूएसडी भेजा, यानी यूएस डॉलर्स। उस समय क्या रेट था आपका आईएनआर का, इमेजिन केवल 7 से 8 रुपए, यानी 1 यूएस डॉलर वाज इक्वल टू जस्ट 7 to 8 रुपीज। एनीवे उस समय यूएस मार्केट काफी बूम पीरियड में था और एक्चुअली द बुल मार्केट जस्ट स्टार्टेड। पर उस बुल मार्केट में भी रमेश दमानी ने पूरा पैसा खो दिया। इमेजिन बिगिनिंग ऑफ द बुल रन में जब सब कमा रहे थे, उन्होंने पूरा रुपया गवा दिया। अब हुआ कैसे, दैट वाज अ लर्निंग लेसन एंड दैट वाज अ मिस्टेक विच वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, उनको लग रहा था कि 1970s के जितने भी स्टॉक्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वो सब का जो शेयर प्राइस है वो 80% गिर गया था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि देखिए पहले का इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, तो उसको हेज करने के लिए ये सब स्टॉक्स काफ़ी लोग लेते थे और फायदा भी था काफ़ी। बट 1980s में इन्फ्लेशन घटते जा रहा था, उनको लगा कि मुझे बहुत अच्छा बाय मिल रहा है, वैल्यू इसका काफ़ी कम है। पर ही डिडंट रियलाइज कि ठीक है 80% डाउन था शेयर प्राइस, पर उससे और 80% गिर सकता है, वो कभी उस जिंदगी में सोचे नहीं थे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, वहां से और 80% गिर गया शेयर प्राइस। तो यहां उन्होंने एक लेसन सीखा कि भाई पीछे मत देखा करो, पीछे देखना काफी नहीं है, ठीक आप हिस्ट्री से कुछ समझ सकते हो, पर देखना आपको आगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, फ्यूचर आपको देखने कि आगे सामने क्या हो रहा है। और आगे सामने क्लियरली दिख रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे हो रहा था, इन्फ्लेशन का जो रेट से इट वाज गोइंग डाउन, इट वाज नॉट गोइंग अप। और अगर इन्फ्लेशन का रेट डाउन होगा तो ये सब स्टॉक्स कहाँ से टेकेंगे। तो देखिए दैट वाज हिज लर्निंग लेसन। इनफैक्ट आज के दिन भी अगर अपने अप्लाई करते तो अपने क्या देख रहे हैं, अब वॉर सिचुएशन के कारण इन्फ्लेशन और थोड़ा बढ़ रहा है, वैसे भी लास्ट में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ते गया, जिस कारण से आपके मेटल स्टॉक्स भी काफी भाग गए। पर वेदर दिस इन्फ्लेशन विल स्टे और नॉट, ये अपने को देखना है। अगर इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ते रहा तब तो मेटल स्टॉक्स सबका भी शेयर प्राइस बढ़ते रहेगा। बट अगर इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन नीचे आएगा, तो ये जितने भी ऑयल स्टॉक्स हो या कमोडिटीज लाइक सिल्वर, गोल्ड, तो आपको ये समझ है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज। और 1993 को मिस्टर रमेश दमानी पूरा घुस गए स्टॉक मार्केट में। वेल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इनको बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिख रहा था। हुआ क्या, सिंस इनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था और यूएस में थे, तो ये जानते थे कि वहाँ जो प्रोग्रामिंग का बेसिकली जो चार्ज हो रहा था, वहाँ कोई भी वर्क जो यूएस में होता था जिसका $100 चार्ज होता था, वहीं इंडिया में वो $10 में काम हो जाता था। और यहाँ के कुछ कंपनीज वो देख रही थी इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सही था, और उनमें से एक कंपनी था इन्फोसिस, उसको ट्रैक करी थी। उस समय वो लिस्ट नहीं हुआ था, तो जैसे 1993 में इन्फोसिस लिस्ट हुआ तो उन्होंने बहुत लंबा शेयर खरीदा उस इन्फोसिस का, क्योंकि उनको पता था ना कि ये कंपनी आगे बढ़नी है, सिंस उनको आइडिया था कि कितना बढ़िया करिए कंपनी इन द यूएस। एंड ही वाज क्वाइट श्योर कि काफी बिजनेस इंडिया में आने वाला है, क्योंकि 1/10 में यहाँ बिजनेस हो रहा था ना, 1/10 ऑफ द कॉस्ट। तो इंडिया के जो टेक कंपनीज है उनको बिजनेस तो और मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। एंड दैट्स व्हाट ही बेटेड ऑन, और उनको बहुत अच्छा कमाया हुआ। वी ऑल नो कि इन्फोसिस का शेयर उस समय किस तरह से दाम बढ़ा, अनबिलीवेबल राइज, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना जबरदस्त दाम बढ़ सकता है कोई कंपनी के शेयर्स के। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि 1992-93 में उन्होंने इन्फोसिस का शेयर्स खरीदा था और 2000 में वो निकल गए थे कंपनी से, और उस समय उनको 500 गुना का प्रॉफिट हुआ, 500 टाइम्स। आप समझ रहे हो ना, मैं 500% का बात नहीं कर रहा हूं, मैं 500 टाइम्स यानी 50,000% का बात कर रहा हूं, 50,000%। तो आप समझ रहे हो ना किस लेवल तक प्रॉफिट कोई कर सकता था उस समय। देखिए केवल 8 साल में यू कैन एक्चुअली अर्न 50,000% ऑन इन्वेस्टमेंट।
आज के दिन देखिए 50,000% बोलना बहुत मुश्किल, बिकॉज द मार्केट इज मच मोर मच्योर्ड, बट स्टिल यू कैन स्टिल अर्न मे बी 5,000% ऑन इन्वेस्टमेंट इन जस्ट स्पैन ऑफ अ डिकेड। और आप समझ रहे हो ना, अगर इस टाइप का रिटर्न आपका कोई इन्वेस्टमेंट में, तो आपका वेल्थ कहाँ से कहाँ ग्रो हो सकता है। और ये तो उनका पहला ब्रेक था। उसके बाद कुछ ही समय बाद उनको सेकंड ब्रेक भी मिला, विच वॉज अगेन मच बिगर देन द फर्स्ट ब्रेक ऑल्सो। हुआ क्या, 1995-1996 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्होंने प्लान किया कि टू डिसइन्वेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जितने भी अभी कंपनी से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सब प्लान था डिसइन्वेस्ट करने का। तो ये सब कंपनी डिसइन्वेस्ट हुई एंड दीज वे कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपके एलआईसी और जीआईसी। और उनको लग रहा था कि सब स्टॉक्स में खास दम नहीं है, और वो लोग एक्चुअली ये सब स्टॉक्स बेचना चाहते थे, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था इसमें कोई खास ग्रोथ होने वाला है। और उनमें से कंपनी था विच वॉज कॉल्ड सीएमसी, यानी कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उसी कंपनी को मिस्टर रमेश दमानी ने ट्रैक किया और टारगेट किया। और ये सीएमसी कंपनी बेसिकली करती क्या थी, इट्स टू हैंडल ऑल द कंप्यूटर्स इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा कंपनी तो जो चाहिए था जो हैंडल कर पाए, बिकॉज एवरीथिंग वाज गेटिंग कंप्यूटराइज। अब जैसे आपका इंडियन रेलवेज का कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, फिर आपका बेसिक का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम भी वो भी कंप्यूटराइज हो रहा था, और वो सब चीज़ को ये सीएमसी संभालती थी। तो देखिए कंपनी तो बहुत बढ़िया काम कर रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रही थी, पर इसका प्रॉफिटेबिलिटी मोटिव था ही ना कभी। अब ये जो सीएमसी कंपनी है, इसका मार्केट कैप केवल 30 करोड़ का था, और रमेश दमानी को पता था कि जो वर्क करिए, जैसे आपका बेसिक का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, ये अगर सपोज आईबीएम को ये काम दिया होता तो कम से कम $150 मिलियन आईबीएम चार्ज करती, और ये कंपनी कितने सस्ते में कर रही थी और इतना बढ़िया काम कर रही थी। तो उसको पता थी कंपनी तो बनना ही है, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम, और इतना सस्ता में मिल रहा था। उस समय सीएमसी का शेयर का प्राइस केवल 20 रुपये था, तो उन्हें 20 रुपये में चंक ऑफ शेयर्स खरीदा, लंबा इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी में। एंड कैन यू बिलीव इट और नॉट, इस कंपनी का शेयर प्राइस इन 1 ईयर इट रीच टू ₹800, 20 रुपये से 800 रुपये तक पहुंच गया। 40 गुना रिटर्न मिला उनको केवल 1 साल में। Now this is the kind of returns which he was generating. That is one of the very astute investors of all times. और फिर जो बिग इन्वेस्टर्स है वो देखने लगे कि भाई ये बंदा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाता है ऑन दोज कंपनीज विच ही स्टडीड, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके उसमें बेट्स वेरी हाई। देखिए जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे वेट प्रिटी हाई ऑन कंपनीज विच दे आर श्योर अबाउट, क्योंकि उनको पता है ना कि ये कंपनीज में दम है, ये कंपनीज परफॉर्म करेगी। एट दिस वैल्यूएशन इट इज वर्थ मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनीज, एंड दिस इज व्हाट मिस्टर दमानी वाज आल्सो डूइंग। और यह उन्होंने सबसे बड़ा मिस्टेक भी किया। देखिए उन्होंने कहा कि उन्हें इन्वेस्ट तो किया सीएमसी कंपनी में, शुरू में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, बट हुआ क्या, जब स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा तो वो और इन्वेस्ट नहीं करे। सबसे बड़ा उनका वो ड्रॉबैक था। ही शुड हैव इन्वेस्टेड मोर, हर प्राइस पर में और इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो उन्होंने किया। वो बस बैठे रहे, चलो प्राइस बढ़े चलो अच्छा है। उनको ये दिमाग में नहीं आया कि प्राइस बढ़े तो हम और इन्वेस्ट करें, उसमें तो और रिटर्न्स मिलेंगे, वो नहीं कर पाए। एंड दैट्स व्हाट ही लैक्ड। और एडमिट भी करते कि वो चीज़ में थोड़े पीछे रह गए। ही डिड नॉट डू री इन्वेस्टमेंट इन दो स्टॉक्स विच ही बिलीव्ड इन। रमेश दमानी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया जब वो बुल मार्केट क्रैश हुआ। देखिए 2000 में जितने भी टेक स्टॉक्स थे वो सब गिरे जबरदस्त, और उनका मेजर इन्वेस्टमेंट केवल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में था। इनफैक्ट 95% ऑफ हिज पोर्टफोलियो वाज इन टेक स्टॉक्स। और उस समय हुआ क्या, उनको आइडिया लग गया था कि मार्केट काफ़ी ओवरवेट है। उनको पता था कि बुल मार्केट चल रहा है, और जैसे इन्फोसिस का पी बेसिकली 70-80 इनफैक्ट 150 तक चला गया था, तो इट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट 70-80 में जब पी गया था तभी से वो थोड़ा बेचना शुरू कर दिए थे। उसके बाद और बढ़ा स्टॉक प्राइस, बट ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो उनका एक्चुअली फिर एक्सपीरियंस हो चुका था गोल्ड स्टॉक्स में कि जब बेयर मार्केट होता है, जब जो स्टॉक्स आउट ऑफ फेवर हो जाते हैं, तब किस तरह से गिरते हैं, 80% तक दे कैन लूज द वैल्यू। इसलिए जब बुल मार्केट ओवर हुआ और इस टेक स्टॉक गिरने लगे, तो स्टार्टेड सेलिंग इट अग्रेसिवली। एंड फिर 2000 में उन्होंने काफी कैश जमा कर लिया, एंड फिर देन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मोर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स, क्योंकि उनको समझ में आया कि एक सेक्टर में इतना कंसंट्रेट होकर रहना भी बहुत रिस्की है। ठीक है, ही हैड अ बुल रन, ही हैड अ ड्रीम रन, ही वाज लकी इनफ, पर अगर मार्केट इतना समय तक नहीं ऊपर जाता, अगर सपोज उसी समय के बाद से व्हेन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग गिरने लगता, देन ही वुड हैव बीन इन अ सूप। तो ही लर्न दैट ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली इन स्टॉक्स बट ऑल्सो अक्रॉस सेक्टर्स। एक और टिप देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को कि देखिए उन्होंने कहा कि जब स्टॉक जब पीक तक पहुंचता है ना, उसके बाद जब नीचे गिरने चाहता है, तो देखिए 10% गिरा, 20% गिरा, 25% गिरा, 30% गिरा, 30% के बाद भी अगर नीचे गिरता है तब निकल जाना ही बेटर है। और उस समय वापस इन्वेस्ट करना तो सवाल ही नहीं होता है। डोंट मेक दैट मिस्टेक और इन्वेस्टिंग अगेन, बिकॉज अगर 30% से नीचे गिर रहे ना, देन यू हैव टू बी केयरफुल, एंड दैट वाज अ मिस्टेक व्हिच ही डिड अर्लियर। उस समय क्या था, 80% डाउन था, तो और उसमें खरीद लिया और 80% डाउन हो गया। इसलिए दिस टाइम ही मेड श्योर कि डिड नॉट इन्वेस्ट एनी मनी इन इवन दो स्टॉक्स जो 50%, 60% तक भी नीचे गिर गए थे।
अच्छा, यहाँ चीज़ में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट काफ़ी गिर रहे तो सब स्टॉक्स गिरेंगे, तो बहुत स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिर जाएंगे। आई एम सेइंग कि मार्केट उतना गिर नहीं रहे, पर कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली गिर रहे हैं, तब वहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको 30% भी नीचे गिर गया, देन यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, अगर सपोज मार्केट में करेक्शन आ गया और 15-20% गिर गए, तब तो ऑब्वियसली मिड कैप स्टॉक्स और ज़्यादा गिरेंगे, 30% के नीचे जा सकते हैं। पर अगर मार्केट खास गिरा नहीं है, मे बी 5% 7% गिरे, और वो सब स्टॉक्स बेसिकली 30% से नीचे गिर गए कई स्टॉक्स, तो वो सब स्टॉक्स को आपको वापस ध्यान से देखना चाहिए। फिर 2001 और 2003 के बीच में उन्होंने कुछ कंज्यूमर फ्रेंचाइजी स्टॉक्स खरीदे, जैसे यूनाइटेड ब्रेवरीज, देन मैकडॉनल्ड्स, जैसे कुछ बीएपओ कंपनीज और कुछ पीएसयूज। अब इनका क्या रीज़न था, बोल रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स खरीदने का, अब ये देख रहे थे कि जो मैकडॉनल्ड्स है उसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% था और 160 करोड़ का मार्केट कैप में पूरा कंपनी मिल रहा था। और इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना सस्ता क्यों था, क्योंकि लोगों का परसेप्शन था कि मिस्टर विजय माल्या वो बहुत ज़्यादा, उनका ईगो काफ़ी इन्फ्लेटेड था। अब क्या पता किस तरह से काम क्या करे, हो सकता है जिसको स्टॉक प्राइस और नीचे गिर जाए, ऊपर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज भी था। पर इन्होंने देखा सिंस उसका ईगो इतना इन्फ्लेटेड था, इसलिए इट विल मेक श्योर कि कंपनी बहुत अच्छा करे, क्योंकि उनको दिख रहा था ना कि विजय माल्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो टेक कंपनीज थे बैंगलोर के, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे थे। इसलिए उनको लग रहा था भाई हमको भी अपना कंपनी को ज़्यादा बढ़ाना है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज कम हुए, कंपनी का शेयर प्राइस शॉर्ट फ्रॉम ₹42 ₹4,000, 4,000 रुपये, अगेन आपका 100 टाइम्स बढ़ गया स्टॉक इन जस्ट स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। और यहाँ हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पते की बात उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से अपना अनुमान मत लगाओ कि आप बहुत रिच हो गए, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए, आपने बहुत पैसा कमा लिया। वो कहते हैं कि इस तरह से आप अपना अनुमान लगाओ कि वेदर यू आर सक्सेसफुल नॉट, कि आप कितना कुछ कर सकते थे और कितना आपने किया। और यहाँ वो कहते हैं उनका भी सबसे बड़ा मिस्टेक था कि कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज में जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, वहाँ लंबा रुपया इन्होंने नहीं लगाया, लगा सकते थे और भी, पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वहाँ थोड़ा सा इनका गड़बड़ हो गया। उनको लगता था कहीं रुपया सब गवा नहीं दे, ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा गिर जाए या कंपनी में क्या पता मेरी रीडिंग सही नहीं हो, इसलिए ही कुड नॉट मेक दिस आउटसाइज बेट्स। और यहाँ ये बोलते जो इन्वेस्टर्स है उनको अगर बहुत श्योर है कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है और कंपनी भी सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हर कुछ साल में आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली एट द फैग एंड ऑफ द बे मार्केट, जब बुल मार्केट पर शुरू होने वाले तो आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में ये सब कंपनी मिल सकता है। और आपके होमवर्क किया हुआ है, देन यू कैन मेक अ टन ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।